जेनेटिक्स के सीरीज में आज हम लोग पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 3 पे। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 में जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं रिलेटेड टू जेनेटिक्स, जिससे कि हमारे इस सब्जेक्ट को लेके, इस टॉपिक को लेके एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था मेंडलिज्म, जिसमें हम लोगों ने मेंडल के बारे में पढ़ा था, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, किस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, कब वो पैदा हुए थे, कब उनकी डेथ हुई थी, मतलब उनके बारे में सारा इंफॉर्मेशन। और उसके बाद उनका जो वर्क था वो उस समय अनरिकॉग्नाइज क्यों रह गया था, तो उसके पीछे क्या रीजन थे। साथ में हमें पता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स इज मेंडल, तो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था, ऐसा क्या उन्होंने अलग किया था और साइंटिस्ट से कि उनका एक्सपेरिमेंट इतना ज्यादा सक्सेसफुल रहा और उनको एक अच्छा रिजल्ट मिला, वो भी हम लोगों ने उस लेक्चर में डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने बात की थी कि रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, जो कि 3 साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली किया था, वो बात भी हम लोगों ने वहां पे डिस्कस किया था। अभी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखिए, मैंने आपको बोला था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन उसके पीछे मैंने बताया था कि अगर आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक बार अच्छे से आ जाता है तो डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस या इससे भी ज्यादा कोई भी हाइब्रिड क्रॉस आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, तो अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपको समझ में आ गया तो इसके रिजल्ट को आप लेके और भी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो आगे हम लोग देखेंगे, इवन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे और उस समय मैं आपको बताऊंगा कि देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस लेते हुए इस क्वेश्चन को हम लोगों ने, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहले बात करते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। देखिए, जब एक बार में एक कैरेक्टर की स्टडी की जाए तो ऐसे कैरेक्टर, ऐसे क्रॉस को हम लोग बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अ क्रॉस डन टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट अ टाइम, ठीक। या इसको इस तरीके से भी हम लोग बोल सकते हैं, अ क्रॉस डन टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, ये भी बोल सकते हैं। देखिए, कैरेक्टर आपको पता है कि अगर देखिए मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स चूज किए थे, ठीक। तो वो 7 के 7 कैरेक्टर्स का मेंडल ने एक एक बार अलग अलग टाइम पे एक एक कैरेक्टर को स्टडी किया था, सातों के सातों कैरेक्टर को एक एक बार में भी स्टडी किया था। मतलब जैसे कि आपका प्लांट हाइट है, उसको एक बार स्टडी किया, सीड का शेप को एक बार स्टडी किया, फ्लावर पोजीशन को एक बार स्टडी किया, सीड के कलर को एक बार स्टडी किया। तो इस तरीके से मेंडल ने हर एक कैरेक्टर को एट अ टाइम स्टडी किया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि मेंडल के सक्सेस के पीछे पहला रीजन यही था कि वो एक बार में सिर्फ एक या मैक्सिमम 2 कैरेक्टर की स्टडी करते थे। इसीलिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम लोग पढ़ते हैं मेंडलिज्म में, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है मेंडल ने जब परफॉर्म किया था, तो मेंडल जब भी कोई क्रॉस परफॉर्म करते थे तो जो पेरेंट सेलेक्ट करते थे वो हमेशा प्योर लाइन होता था। प्योर लाइन का मतलब होमोजाइगस, ठीक है। तो आप देखिए यहां पे, देखिए मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए इस साइन का यूज करते हैं, ठीक है। जब मैं इस साइन का आपसे यूज करूंगा तो आप समझ लीजिएगा कि मेल पेरेंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और मेल को इन्होंने ले लिया टॉल, टॉल ले लिया, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया है कि ये प्योर टॉल था, तो क्या मैं प्योर टॉल को कैपिटल टी लिख सकता हूं, क्योंकि प्योर टॉल का मतलब ही यही होगा, प्योर लाइन का मतलब ही यही होता है कि होमोजाइगस, ठीक। उसके बाद फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये साइन का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। इससे हम लोग फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं और फीमेल को उन्होंने लिया था डॉर्फ। तो डॉर्फ आपको पता है रेसेसिव ट्रेट है, अगर ये रेसेसिव ट्रेट है तो इसको हम लोग स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए, एक बात तो मैं यहाँ पे क्रॉस रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, जिससे हमें पता चल रहा है कि एक प्योर टॉल प्लांट का एक प्योर डॉर्फ प्लांट से, देखिए डॉर्फ तो ट्रेट आपका रेसेसिव है तो हमेशा प्योर ही होगा, बट मैं कह सकता हूं कि एक प्योर टॉल प्लांट को डॉर्फ प्लांट से क्रॉस कराया गया है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर यहाँ पे आप फीमेल को टॉल कर दो, देखिए अभी यहाँ पे फीमेल डॉर्फ है, अगर आप यहाँ पे फीमेल को टॉल कर दो और मेल को डॉर्फ कर दो तो भी रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक। तो अगर आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि मेल टॉल है फीमेल डॉर्फ है, तो जो रिजल्ट आ रहा है वो इसका अपोजिट करने पे नहीं होगा, ऐसा नहीं है।
इसी को हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। जब हम मेल का जो, अभी मेल को मैंने टॉल रखा है, फीमेल को मैंने डॉर्फ ले रखा है, क्या करूं कि इस बार फीमेल को टॉल कर दूं और मेल को डॉर्फ कर दूं, तो इस तरीके के क्रॉस को बोलेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक है, तो इस क्रॉस का रिजल्ट तभी चेंज होगा जब वो जीन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस शो कर रहा हो, या जैसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को हम लोग मैटरनल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, या फिर वो जीन सेक्स लिंक्ड जीन्स हो। ठीक है, तो वो ये सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट मैं अभी यहाँ पे बताना चाह रहा था कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेल टॉल है फीमेल डॉर्फ है, या फीमेल टॉल है मेल डॉर्फ है। ठीक है, अब इसको इन्होंने सेलेक्ट किया था, तो ये हमारा हो गया क्या, पेरेंटल जनरेशन इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं बोल रहा हूं पेरेंटल जनरेशन। ठीक, अब आप एक बार बताओ, जो मेंडल ने प्लांट सेलेक्ट किया था उसको आप सबको पता है कि गार्डन पी था, और उसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। अब आप बताओ, पाइसम सटाइवम में एक डिप्लॉइड प्लांट है। डिप्लॉइड मतलब 2n क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम का 2 सेट प्रेजेंट है, 7 क्रोमोसोम है, 7 का एक और सेट है, मतलब टोटल 14 क्रोमोसोम्स है। तो हम लोग अभी यहाँ पे एक ही कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, जो कि है प्लांट की हाइट। तो प्लांट की हाइट को डिटरमाइन करने के लिए आप देख रहे होगे मैंने 2 एलील बनाया, कैपिटल टी, और यहाँ पे भी 2 एलील है, स्मॉल टी। इसीलिए इस प्लांट का एक्सप्रेशन आ रहा डॉर्फ, और इस प्लांट का एक्सप्रेशन आ रहा टॉल। लेकिन आप बताओ, जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो क्या ये दोनों एलील में से सिर्फ एक ही जाएगा? बिल्कुल एक ही जाएगा। रीजन आपको पता है कि जब भी डिप्लॉइड प्लांट होता है, तो जब वो गैमीट बनाता है तो थ्रू मियोसिस, मियोसिस आपको पता होगा सेल डिवीजन का टाइप है, मियोसिस की वजह से गैमीट में सिर्फ एक ही जाता है एलील। इसी वजह से एक अगर इधर से आएगा और एक मदर से आएगा, तो जो अब नया इंडिविजुअल बनेगा वो भी 2n हो जाएगा। मतलब ये प्लांट 2n था, ये फीमेल भी 2n है, ये मेल भी 2n है। अब इनका बच्चा भी तो 2n ही होना चाहिए ना, तो एक इधर से आएगा एक इधर से आएगा, तो n और n 2n होता है, ये आपको पता होगा। तो अब मैं यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन करवा रहा हूं, आप देखिए। अब मेल है तो मेल के केस में गैमेट क्या होगा, पॉलन होगा। और इसमें देखिए दो, चाहे जितने टाइप का गैमेट बने, सब में कैपिटल टी ही अलील होगा प्लांट हाइट कैरेक्टर के लिए, क्योंकि और किसी टाइप का इसके पास अलील है ही नहीं। सेम जो है फीमेल के केस में भी यही होगा, स्मॉल टी गैमेट में स्मॉल टी। तो बेसिकली क्योंकि ये होमोजाइगस है, इस वजह से इसमें और टाइप का डिफरेंट टाइप का गैमेट बन ही नहीं सकता, बट आगे चल के हम देखेंगे कि और डिफरेंट टाइप के भी गैमेट्स बन सकते हैं। ठीक, तो ये टाइप ऑफ गैमेट हो गया, गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। अब जो इनसे ऑफस्प्रिंग आएगा उसका हम लोग प्रोबेबिलिटी देखते हैं जीनोटाइप का। ठीक, तो क्या हो अगर ये वाला पॉलन, कैपिटल टी वाला ये वाला पॉलन इस वाले एग के साथ फ्यूज करे, तो क्या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला इंडिविजुअल बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अगर ये कैपिटल टी वाला पॉलन इस वाले एग के साथ फ्यूज करे तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। अगर ये वाला, अब देखिए इसकी दो ही प्रोबेबिलिटी थी, या तो ये वाला पॉलन या तो इससे फ्यूज हो सकता था, या तो ये इससे फ्यूज हो सकता था। ठीक, अगर मैं फिर से इससे कहूंगा तो वही बात हो गई। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। ये वाला पॉलन अगर इसके साथ फ्यूज हो तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, और ये वाला पॉलन इसके साथ अगर फ्यूज हो तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। तो मुझे इतना लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक, आप सबको पता है कि सिर्फ एक ही टाइप का यहाँ पे इंडिविजुअल, एक ही टाइप का ऑफस्प्रिंग आ सकता है इस कैरेक्टर के लिए, प्लांट हाइट कैरेक्टर के लिए, जो कि है आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, जो कि है हेट्रोजाइगस बट टॉल। तो ये भी टॉल ही है। ठीक है, ये भी टॉल ही है। अब F1 जनरेशन आपका आ गया। तो देखिए जब मेंडल ने टॉल और डॉर्फ प्लांट का क्रॉस कराया, तो इनको F1 में सिर्फ टॉल मिला। तो ये टोटली सरप्राइज हो गए कि जब मैंने टॉल प्लांट लिया और डॉर्फ प्लांट लिया तो सिर्फ मुझे एक का ही एक्सप्रेशन क्यों मिला। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस रिजेंबल्स ईदर ऑफ द पेरेंट। ईदर ऑफ द पेरेंट मतलब दोनों पेरेंट में से सिर्फ एक ही पेरेंट का जो है ट्रेट रिजेंबल करता है। तो आप खुद ही देखो भाई, दो पेरेंट थे, एक था टॉल एक डॉर्फ, बट उसमें एक्सप्रेशन सिर्फ एक ही पेरेंट का शो कर रहा है, और वो भी किसका, टॉल वाले का। ठीक, तो इसी को मेंडल ने बोला था कि F1 जनरेशन में जिस पेरेंट का एक्सप्रेशन शो होता है उसे हम लोग डोमिनेंट ट्रेट बोलते हैं। ठीक, अभी हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस में इस चीज को और अच्छे से समझेंगे। तो आई होप आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी।
अब इसके बाद मेंडल ने क्या किया, ये जो आपका F1 जनरेशन आया इसमें कराया उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फिंग। ठीक है, तो अब देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन होने पे क्या होगा। देखिए ये टॉल ही था, ये F1 जनरेशन था। तो अब मैं यहाँ पे आपके लिए करता हूं फीमेल, ये आपका फिर से मेल हो गया और ये आपका फीमेल। ठीक, इसके बाद ये भी टॉल है बट आपको पता है हेट्रोजाइगस, क्योंकि आज हमें पता है कि हेट्रोजाइगस है। मेंडल को ये नहीं पता था उस समय तक कि हेट्रोजाइगस है। बाद में उन्होंने एक क्रॉस किया था, टेस्ट क्रॉस, जिससे उन्हें पता चला था कि ये प्लांट्स जो है, ये प्लांट F1 जनरेशन वाला जो प्लांट है वो हेट्रोजाइगस है। वो भी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि कैसे मेंडल को पता चला था कि जो F1 जनरेशन का ये प्लांट टॉल आया है इसका जीनोटाइप हेट्रोजाइगस वाला है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, ये हुआ। तो मैं अब वहां पे उतनी जगह नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ ऐसे मैं बना रहा हूं। अब देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आपका F1 जनरेशन का आप सेल्फिंग करवा रहे हैं। तो आप फिर से गैमीट बनाओ। अगर इस बार गैमीट आप देखोगे तो गैमीट कैपिटल टी टाइप का बन सकता है, मतलब एक गैमीट जिसमें कैपिटल टी वाला एलील आ सकता है, या फिर गैमीट में स्मॉल टी भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे दो टाइप, डिफरेंट टाइप के एलील है इस प्लांट के पास। सेम यहाँ पे भी हो सकता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक, इस तरीके का ये आपका हो गया गैमेट का फॉर्मेशन। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। अगर मैंने इसको मेल प्लांट बोल रखा है, इसको फीमेल प्लांट बोल रखा है, तो अब इसका पॉलन अगर इसके साथ फ्यूज करे तो कैपिटल टी, कैपिटल टी। इसका पॉलन अगर इस वाले एलील के साथ फ्यूज करे, इस वाले गैमेट के साथ फ्यूज करे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये पॉलन स्मॉल टी वाला अगर कैपिटल टी वाले एग के साथ फ्यूज करे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी वाला पॉलन अगर स्मॉल टी वाले एग के साथ फ्यूज करे तो स्मॉल टी स्मॉल टी। लेकिन इसको देखिए, इसको जानने के लिए हम यहाँ पे बनाते हैं चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड क्या होता है, इसे प्यूनेट स्क्वायर भी बोलते हैं। प्यूनेट स्क्वायर का मतलब है एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम, ये जो प्यूनेट स्क्वायर है इसको दिया था ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट ने, ठीक है, जिनका नाम था रेजिनाल्ड सी प्यूनेट। उन्होंने बोला था कि जब भी आप कोई क्रॉस परफॉर्म करो तो मैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दूंगा जो कि प्यूनेट स्क्वायर के फॉर्म में है, जिसमें आप बता सकते हो कि उस क्रॉस में होने आने वाले जितने ऑफस्प्रिंग हैं उनका जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसमें करना कुछ नहीं होता, जो भी गैमीट है आप उसको लिख दो। जैसे कि आप यहाँ पे लिख दो फीमेल गैमीट। देखिए क्या है फीमेल गैमीट, कैपिटल टी है लिख दो, और स्मॉल टी है उसको भी लिख दो। यहाँ पे मेल गैमेट को लिख दो, इस साइड में क्या है, एक कैपिटल टी और एक है स्मॉल टी। तो अगर आप इसका फ्यूजन कराओगे तो आप देखो कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी इस तरह का प्लांट आएगा, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी इस तरीके का प्लांट आएगा, स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी, क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसी तरीके का प्लांट है, और स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी इस तरीके का प्लांट। अब आप अगर देखो तो इसका एक्सप्रेशन कैसा होगा, टॉल होगा, ये कैसा होगा, टॉल होगा, ये कैसा होगा, टॉल होगा, और ये कैसा होगा, डॉर्फ होगा। ठीक, तो F2 जनरेशन जो मेंडल को मिला, F2 जनरेशन जो मिला मेंडल को, अब इसको हम लोग फिलिलियल 2 जनरेशन बोलते हैं। देखिए F का मतलब फिलिलियल, फिलिलियल 2 जनरेशन ये था, F1 जनरेशन मतलब फिलिलियल 1 जनरेशन। जो मेंडल को F2 जनरेशन मिला, इसमें इनको एक तो पूरा का पूरा होमोजाइगस टॉल मिला, दो हेट्रोजाइगस टॉल मिले और एक डॉर्फ मिला, जबकि F1 में एक भी इनको डॉर्फ नहीं मिला था। ठीक, तो अब ये था इनका F2 जनरेशन का रिजल्ट। तो अब हम लोग F2 जनरेशन का जो रिजल्ट है उसको और अच्छे से विजुअलाइज करेंगे, जिससे कि हम कुछ रिजल्ट वहां से ऑब्टेन कर सके। चलिए, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो F2 जनरेशन का रिजल्ट था, कई बार उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन से जो उसका रिजल्ट है, F2 जनरेशन का जो भी रिजल्ट है उसे एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं उनका क्या आंसर होगा। ठीक, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा। फिनोटिपिक रेशियो का मतलब होता है, देखिए फिनोटाइप आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था, जो भी अपीयरेंस होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस आप कह सकते हो, मॉर्फोलॉजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल। बट मेंडल ने जितने भी कैरेक्टर्स चूज किए थे वो सारे के सारे आपके मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ही थे।
तो अब यहाँ पे देखो, आप प्लांट को अगर देखोगे बाहर से तो ये भी आपको टॉल दिखेगा, ये भी आपको हेट्रोजाइगस वाला भी आपको टॉल दिखेगा, ये हेट्रोजाइगस वाला भी आपको टॉल दिखेगा, और ये आपको डॉर्फ दिखेगा। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस आपको फिनोटाइप जो है, 3 प्लांट आपको टॉल दिखेंगे और 1 प्लांट आपको डॉर्फ दिखेगा। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, 3:1, मतलब 3 तो आपके टॉल और 1 आपका रहेगा डॉर्फ। ठीक है, ये आपका हो गया फिनोटिपिक रेशियो। फिर बात करते हैं जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो का मतलब देखो, जीनोटाइप आपको पता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है ऑर्गेनिज्म का उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। अब यहाँ पे हमारा कैरेक्टर क्या है, प्लांट की हाइट। तो प्लांट की हाइट कैरेक्टर के लिए इस प्लांट में, इन चारों प्लांट में क्या जीनोटाइप है ये देखना है। तो जो पहला टॉल है, पहला प्लांट है जो कि टॉल है, उसके अंदर जीनोटाइप होमोजाइगस टॉल है। ठीक है, होमोजाइगस है। तो होमोजाइगस है तो इसको मैं लिख देता हूं 1, एक ही है इनमें से जो होमोजाइगस टॉल है। 2 को मैं देखता हूं तो टॉल तो है बट वो हेट्रोजाइगस है, मतलब उनका जो जीनोटाइप है वो है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो 2 प्लांट आपके हेट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 2, 1:2। और एक प्लांट आपका डॉर्फ जो है उसका स्मॉल टी जीनोटाइप, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1। अब आप इसको समझने के लिए यहाँ कैपिटल टी समझ सकते हो, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो जीनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 1:2:1 होता है। फिर बात करते हैं, क्वेश्चन पूछता है टाइप्स ऑफ जीनोटाइप। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा डाउट हो जाता है, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप पूछ रहा है, मतलब कितने डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप हैं। ठीक, तो अगर टाइप्स ऑफ जीनोटाइप की बात की जाए तो एक तो डिफरेंट जीनोटाइप ये है कैपिटल टी, पहला डिफरेंट जीनोटाइप। दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, लेकिन अगर तीसरे को देखोगे तो वो भी तो वही है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये तो डिफरेंट नहीं है। तो ये एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये तो तीसरा वाला आपका डिफरेंट नहीं है, और चौथा आपका स्मॉल टी ये भी डिफरेंट है। तो आप देखो 3 डिफरेंट टाइप का जीनोटाइप है। ठीक, 3 डिफरेंट टाइप का। तो इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ जीनोटाइप को 3 डिफरेंट टाइप का जीनोटाइप है। टाइप्स ऑफ फिनोटाइप पूछ रहा है, अब कितने देखने में कितने डिफरेंट टाइप के फिनो, मतलब आपको प्लांट्स यहाँ पे दिख रहा है जिसको फिनोटाइप बोलते हैं। तो आप खुद देखो, 3 प्लांट तो आपके टॉल है, तो एक तो टॉल फिनोटाइप हो गया, और एक प्लांट आपका डॉर्फ है तो एक डॉर्फ फिनोटाइप हो गया। इट मींस आप कह सकते हो कि 2 डिफरेंट टाइप का फिनोटाइप है, एक तो टॉल एक डॉर्फ। फिर अगला है प्लांट्स शोइंग डोमिनेंट ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट क्या है आपका, टॉल है, तो पूछ रहा है कि कितने प्लांट्स आउट ऑफ 4 कितने प्लांट्स ऐसे हैं जो कि डोमिनेंट ट्रेट को शो कर रहे हैं। तो अगर डोमिनेंट ट्रेट की बात की गई तो हमें नहीं फर्क पड़ता कि होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस है, क्योंकि ट्रेट तो वो डोमिनेंट ट्रेट ही शो कर रहा है जो कि है अल्टीमेटली टॉल। तो 3 प्लांट ऐसे हैं जो डोमिनेंट ट्रेट को शो कर रहे हैं, इसलिए यहां पे हम लोग कहेंगे 3/4। 4 क्यों है, क्योंकि 4 प्लांट्स में से 3 प्लांट ऐसे हैं जो कि डोमिनेंट ट्रेट को शो कर रहे हैं, तो 3/4 बोल देंगे। अगला है प्लांट्स शोइंग रेसेसिव ट्रेट। रेसेसिव ट्रेट सिर्फ एक ही प्लांट जो है आपका शो कर रहा है जो कि है डॉर्फ वाला, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4। और लास्ट क्वेश्चन है प्योर प्लांट्स का रेशियो बताइए हाइब्रिड प्लांट्स से, मतलब प्योर प्लांट्स इज टू हाइब्रिड प्लांट्स। तो देखिए प्योर प्लांट्स कितने हैं, एक तो आपका टॉल कैपिटल टी होमोजाइगस वाला ये प्योर है, और ये स्मॉल टी वाला डॉर्फ भी आपका प्योर है। तो 2 तो आपके प्योर है और 2 आपके हाइब्रिड है। देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों हाइब्रिड है। तो ये आपका रेशियो हो जाएगा 2:2, या फिर आप बोल सकते हो 1:1। ठीक है, तो ये था आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में जो भी रिजल्ट आता है उसको, उसकी एनालिसिस। ठीक, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि लिया गया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F1 जनरेशन से। ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो था, मैंने आपको बताया था कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम लोगों ने परफॉर्म किया था उसमें जो F1 जनरेशन था, वहीं पे मेंडल को पता चल गया था कि डोमिनेंस नाम की भी कोई चीज होती है। ठीक, क्योंकि क्या हुआ था आपको याद होगा, उन्होंने पेरेंट क्या लिया था, एक तो प्योर टॉल लिया था, एक डॉर्फ लिया था। और जब F1 जनरेशन आया था तो वो केवल का केवल एक ही पेरेंट
तो जो F1 जनरेशन आया था वो सिर्फ एक ही पेरेंट को रिजेंबल कर रहा था, जिसको मैंने वहां पे बोला भी था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस F1 जनरेशन रिजेंबल्स ईदर ऑफ द पेरेंट। ईदर ऑफ द पेरेंट मींस एक ही पेरेंट को रिजेंबल कर रहा था, और उसी को मेंडल ने बोला था कि जिस ट्रेट को रिजेंबल कर रहा है उसे हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट। बट क्यों उस ट्रेट को ही या उसी एक्सप्रेशन को रिजेंबल करता था वो अब समझते हैं हम लोग। तो मेंडल ने बोला कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। मेंडल ने कहा था कि कोई भी कैरेक्टर, जितने 7 कैरेक्टर्स उन्होंने विजुअलाइज किए थे, अगर मान लिया प्लांट हाइट की भी बात की जाए तो ये जो कैरेक्टर है इसको कंट्रोल करता है डिस्क्रीट यूनिट। डिस्क्रीट मींस इंडिपेंडेंट यूनिट, जो कि जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, हमें ये बात समझ में आ गई। आज हमें पता उसे जीन बोलते हैं। ठीक है, जीन्स जिसे हम बोलते हैं उसको मेंडल फैक्टर या एलिमेंट बोलते थे। तो अभी मेंडल के ही लेवल पे समझते हैं कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड, कोई भी कैरेक्टर कंट्रोल होगा डिस्क्रीट यूनिट से, जिसे फैक्टर बोलते हैं। अगली बात उन्होंने कही कि फैक्टर्स अकर इन पेयर। तो सही बात है भाई, हम लोगों ने कैपिटल टी बनाया था, स्मॉल टी लिखा था। क्यों? क्योंकि वो पेयर में अकर करते हैं, और हमें पता भी है कि जब गैमेट बनता है तो हैप्लॉइड हो जाता है। जब गैमेट उधर से मेल की तरफ से बनेगा तो हैप्लॉइड, फीमेल की तरफ से बनेगा तो मोनोप्लॉइड जिसे बोल सकते हो आप। तो एन और एन, अब जब ऑफस्प्रिंग में आएगा तो वो हो जाएगा 2n। ठीक, तो 2n का मतलब ही है कि वो चीज पेयर में, एक कैरेक्टर के लिए भी जो जीन्स होते हैं, अलील्स होते हैं, वो पेयर में होता है। तो वही मेंडल ने बोला था कि फैक्टर्स अकर इन पेयर। अब देखो पेयर कौन कौन से हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। बट ये तीनों के तीनों प्लांट के पास जो इस कैरेक्टर, प्लांट हाइट का कैरेक्टर के लिए जो फैक्टर है, या जिसे आप अलील बोल सकते हो अभी, वो क्या है, पेयर में अकर कर रहा है। तो वही बात दूसरा स्टेटमेंट वही चीज कह रहा है कि फैक्टर्स अकर इन पेयर। ठीक, इन केस ऑफ डिसिमिलर यूनिट फैक्टर। अब बात किसकी हो रही है, इन दोनों की नहीं हो रही है, ना इसकी हो रही है ना इसकी हो रही है। बात हो रही है डिसिमिलर, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी की। इन केस ऑफ डिसिमिलर यूनिट फैक्टर, अब देखिए एक यूनिट फैक्टर कैपिटल टी है, दूसरा यूनिट फैक्टर आपका स्मॉल टी है, तो ये डिसिमिलर है। वन यूनिट फैक्टर इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। अब ये कह रहा है, ये इसलिए हुआ क्योंकि ये जो कैपिटल टी वाला यूनिट फैक्टर है ना, ये एक्सप्रेस करता है अपने आप को और स्मॉल टी को एक्सप्रेस नहीं करने देता। तो इन केस ऑफ डिसिमिलर यूनिट फैक्टर्स, वन यूनिट फैक्टर इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, और उसको क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड डोमिनेंट यूनिट फैक्टर। वेयर एज अदर यूनिट फैक्टर जो कि स्मॉल टी है fail to express itself, it is called recessive unit factor। मतलब अगर डिसिमिलर यूनिट फैक्टर की बात की जाए तो डिसिमिलर यूनिट फैक्टर में जो कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, आप इसको कैपिटल टी समझो, इसको स्मॉल टी समझो, एक अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, इसको एक्सप्रेस नहीं करने देता। तो जो एक्सप्रेस कर पाता है वो अपना एक्सप्रेशन शो करता है, जो कि डोमिनेंट ट्रेट हो जाएगा, और वो फैक्टर डोमिनेंट यूनिट फैक्टर हो जाएगा। और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसको हम लोग रेसेसिव यूनिट फैक्टर बोलते हैं, और उसके ट्रेट को हम लोग बोलते हैं रेसेसिव ट्रेट। इसी वजह से स्मॉल टी जब साथ में होते हैं तब उनका जो एक्सप्रेशन तो कोई रोकता नहीं, तब डॉर्फ आपका फिनोटाइप आता है, इसीलिए हम लोग रेसेसिव ट्रेट बोलते हैं डॉर्फ को। ठीक, आई होप आपको ये लॉ ऑफ डोमिनेंस अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो। अगले लेक्चर में सबसे पहले मैं उसको कवर करूंगा, फिर आगे हम लोग इस लेक्चर में, इस चैप्टर में बढ़ेंगे। ठीक, तो अब हम लोग दूसरे लॉ को देख लेते हैं जो कि है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो अभी तक हम लोगों ने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था, और लॉ ऑफ डोमिनेंस हम लोगों ने अच्छे से समझा था। देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन भी है, और वो एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस हम लोग जीन इंटरैक्शन पार्ट में, एलेलिक इंटरैक्शन जो पोर्शन होगा उसमें हम लोग कवर भी करेंगे। ठीक, तो अभी के लिए आप ये ध्यान रखो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो एक्सेप्शन है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। अब हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या फिर इसे ही हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक, अब ये लॉ क्या कहता है, देखिए ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही लिया गया था, मेंडल ने बताया था। ठीक, आपको पता है कि मेंडल ने पॉस्टुलेट दिए थे, जो पॉस्टुलेट था पॉस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर, पॉस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस, पॉस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन।
पोस्टुलेट ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको बाद में कार्ल कॉरेंस ने जब रीडिस्कवरी की थी मेंडल के वर्क की, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कार्ल कॉरेंस ने दिया था। ठीक, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्या कहता है, इसको देखते हैं। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट alleles do not show any blending and that both the characters are, ये कह रहा है, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ये जो लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये इस पे बेस्ड है कि जो अलील्स होते हैं वो कोई भी आपस में ब्लेंडिंग यानी मिक्सअप नहीं शो करते हैं। ठीक है, इसी वजह से जो F2 जनरेशन में, जो F2 जनरेशन आया था, उसमें दोनों के दोनों पेरेंटल ट्रेट अपीयर हुए थे। मतलब आप ऐसे समझो कि देखिए, पेरेंट आपका क्या था, कैपिटल टी मेल पेरेंट, फीमेल पेरेंट स्मॉल टी, और जब F1 जनरेशन आया था तो वो टॉल आया था, डॉर्फ तो दिखा नहीं था, तो वो हम लोगों ने बोला कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर ये कैपिटल टी स्मॉल टी आपस में कोई ब्लेंडिंग शो किए होते तो एक फिक्स स्ट्रक्चर हो गया होता। ठीक है, एक फिक्स अपीयरेंस हो गया होता, एक फिक्स कैरेक्टर शो करने लगे गए होते। ठीक, अगर ये आपस में ब्लेंड हो गए होते कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब जब F2 जनरेशन आता तो उसमें डॉर्फ कभी नहीं दिखता, सिर्फ टॉल ही टॉल दिखना चाहिए था। बट हमें पता है कि F2 जनरेशन में 1:2:1 में जो 1 लास्ट वाला है वो स्मॉल टी है आपका डॉर्फ, या 3:1 जो आपका फिनोटिपिक रेशियो है उसमें 1 आपका डॉर्फ रिजेंबल करता है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं। देखिए, आपका पेरेंट क्या था, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इससे F1 क्या आया था, F1 आया था आपका कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आप खुद बताओ कि अगर इसमें ब्लेंडिंग हो जाए, इस अलील में ब्लेंडिंग हो गई होती, इस ऑर्गेनिज्म में ये दोनों अलील आपस में मिक्स हो गए होते, तो जो F2 आया था कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये स्मॉल टी कभी नहीं आता, सारे के सारे ये कैपिटल टी भी नहीं आता, सिर्फ इसी तरीके की चीजें आती है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये इस चीज को बताता है कि जो F2 जनरेशन में F1 में जबकि आपको क्या दिखा था, सिर्फ एक ही पेरेंटल जनरेशन दिखा था, एक ही पेरेंटल एक्सप्रेशन दिखा था, बट F2 में आपको दोनों के दोनों दिखे। तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट alleles do not show any blending, ये अलील जो है आपस में कोई भी ब्लेंडिंग नहीं शो करते, इसी वजह से, एंड दैट बोथ ऑफ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड, बोथ ऑफ द कैरेक्टर्स, एक कैरेक्टर आपका टॉल और एक आपका डॉर्फ, दोनों के दोनों कैरेक्टर्स आपके रिकवर हुए थे, कहां पे, एज सच, उसी तरीके से, एक तो ये इसकी बात हो रही है। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही तो आपका पेरेंट था, तो वही बोल रहा है कि बोथ द कैरेक्टर्स आर एज सच मींस कैपिटल टी स्मॉल टी, उसी तरीके से रिकवर हुए F2 जनरेशन में, जो वन ऑफ दीज इज नॉट सीन एट F1 स्टेज, जबकि इसमें से ये वाला कैरेक्टर तो आपको दिखा ही नहीं था F1 जनरेशन में। क्या आपको F1 जनरेशन में कोई भी प्लांट आपको डॉर्फ मिलता है? नहीं मिलता है, लेकिन उसके बाद भी F2 जनरेशन में एक प्लांट आपका डॉर्फ आता है, तो ये कहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब अगर दूसरी लाइन को समझे तो कहता है दो द पेरेंट्स कंटेन 2 alleles ऑफ अ जीन, मतलब जो पेरेंट होता है एक जीन के लिए, एक कैरेक्टर के लिए 2 अलील है उसके पास, प्लांट हाइट के लिए ही इसके पास 2 अलील है। ठीक, बट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द 2 alleles सेग्रीगेट, मैंने बताया था कि ये दोनों अलग अलग टाइप के गैमेट में जाएंगे, एक कैपिटल टी टाइप का गैमेट बनता था, एक स्मॉल टी टाइप का गैमेट बनता था। तो ये इसीलिए बनता था क्योंकि ये दोनों आपस में सेग्रीगेट हो जाते थे। ठीक है, सेग्रीगेट मींस अलग अलग चले जाते थे। तो द 2 alleles सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एंड एंटर इनटू 2 डिफरेंट गैमेट्स, और एंटर कहा करते थे 2 डिफरेंट गैमेट में। मतलब अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, ये आपका कह रहा है कि द पेरेंट्स, मैं इसको पेरेंट कंसीडर कर रहा हूं, 2 alleles ऑफ अ जीन कंटेन क्या कर रहा है, 2 alleles ऑफ अ जीन, एक ही जीन के लिए या एक ही कैरेक्टर। देखिए, कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है, जीन, तो आप चाहे जीन कह लो चाहे कैरेक्टर कह लो, कंटेन 2 alleles ऑफ अ जीन या फिर एक कैरेक्टर जो कि है हाइट। बट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो द 2 alleles सेग्रीगेट, देखिए अलग अलग जा रहा है, और एक बन हो गया आपका इस तरह का गैमेट और एक हो गया आपका इस तरीके का गैमेट। ठीक है, तो द 2 alleles सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एंड एंटर इनटू 2 डिफरेंट गैमेट्स, 2 डिफरेंट गैमेट में गया। Thus each gamete receives only one of the
टू अलील्स, इसलिए दो अलील में से गैमीट सिर्फ एक ही अलील को रिसीव करता है, ठीक है। thus each gamete receives only one of the two alleles, that is why gametes are said to be pure। इसीलिए हम गैमेट को क्या बोलते हैं, प्योर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखो एक गैमेट के पास उस कैरेक्टर का सिर्फ एक ही अलील है, तो गैमेट, ये वाला गैमेट सिर्फ टॉल के लिए ही कोड करेगा, टॉल के लिए, टॉल अपीयरेंस ही शो कराएगा। ये गैमेट आपका डॉर्फ के लिए ही एक्सप्रेशन दिलाएगा। तो इसलिए जो गैमीट है इस कैरेक्टर के लिए जो अलील है वो प्योर है, एक ही है, उसमें कोई मिलावट या मिक्सअप नहीं है, ठीक। तो ये है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये आपके दोनों पॉइंट है। अगर आपको इन दोनों पॉइंट में कोई भी डिफिकल्टी या कोई भी मतलब क्वेश्चंस है आपके, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का यूनिवर्सली कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। नॉर्मल केस में, नॉर्मल कंडीशन में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, बट रेयरली कई बार क्या होता है, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, उस केस में जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फेल कर जाता है। और मैं आपको समझा देता हूं कि क्या होता है नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। हम लोगों ने बात किया था लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में, और लॉ ऑफ डोमिनेंस का मैंने एक्सेप्शन आपको बताया था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। जबकि अभी हम लोगों ने कवर किया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक्सेप्शन मैंने आपको बताया है नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, जो कि बहुत ही रेयर फिनोमिना है। बट एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। देखिए, ये आपका एक सेल है, आप कह सकते हो, जो आगे चल के गैमीट बनाने वाला सेल यानी जर्म सेल होगा, ठीक। इसके पास होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये आपका एक मतलब होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक। अब होमोलॉगस क्रोमोसोम पे ही कैरेक्टर का अलील या जीन प्रेजेंट होता है, तो मैं मानता हूं कि इस लोकेशन पे कैपिटल टी अलील है, तो सेम लोकेशन पे इसका अपोजिट अल्टरनेट फॉर्म भी मैंने यहाँ पे दिखा रखा है स्मॉल टी, यानी कि इस प्लांट का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है। किसके लिए? प्लांट हाइट के लिए। ये बात आपको समझ में आई। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो सेग्रीगेशन होता है, गैमेट का जो सेग्रीगेशन होता है वो होता है मियोसिस सेल डिवीजन के एनाफेज 1 में। मियोसिस जो सेल डिवीजन का टाइप होता है उसमें एनाफेज 1 जो स्टेज होता है वहां पे सेग्रीगेशन होता है, ठीक। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि उस स्टेज में ये जो क्रोमोसोम आपको दिख रहा है इसका एक और क्रोमैटिड होता है और इसका भी एक और क्रोमैटिड होता है। क्यों? क्योंकि सिंथेसिस फेज, एस फेज में ही डबलिंग हो जाती है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। बट वो जब हम लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे वहां पे समझेंगे। यहाँ पे इसको इजी रखने के लिए मैंने एक होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है उसमें एक एक क्रोमैटिड ही ले रखा है, जबकि यहाँ पे नॉर्मल यानी असलियत में ओरिजिनली यहाँ पे दो दो क्रोमैटिड एक एक के पास है, ठीक है। अब इसको मैं हाफ सेक्शन में डिवाइड कर रहा हूं। यहां पे मैं आपको नॉर्मल कंडीशन दिखाऊंगा और एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होता है यहां पे हम लोग देखेंगे। तो देखिए, नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मल केस में आपका ये जो सेल है जब ये मेटाफेज में आता है तो ये एकदम सेल के सेंटर पे आ जाता है, जिसे मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं, जो कि सेल डिवीजन में हम लोग देखेंगे। और इसी समय जब ये एनाफेज में आता है तो मेटाफेज में ही इसको जो है स्पिंडल फाइबर ले लेते हैं और एनाफेज में ये दोनों अपोजिट पोल की तरफ ये वाले चले जाएंगे, ठीक है। अपोजिट पोल की तरफ मतलब समझो कि यहां से एक स्पिंडल फाइबर इसको खींचेगा, इधर स्पिंडल फाइबर इसको इस पोल पे खींचेगा, इधर इस पोल पे खींचेगा। तो क्या आप समझ सकते हो कि ये दोनों के दोनों क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे चले जाएंगे, ठीक। तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपका रहेगा, जहां पे स्पिंडल फाइबर अपोजिट पोल की तरफ खींच रहा है। यहां पे भी आपका क्या है, कैपिटल टी, और यहां पे स्मॉल टी, ठीक। अब एनाफेज 1 में इसको ये दोनों सेग्रीगेट हो गए, तो अब पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, मतलब इसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ होगा, और बाद में साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म डिवाइड होने की वजह से ये दो अलग अलग सेल बनेंगे। अब दोनों अलग अलग सेल को हम लोग देखते हैं, ठीक। इससे दो डिफरेंट टाइप का सेल बना और वही आपका गैमीट है। ये आपका जो गैमीट बना, आप खुद देखो, यहाँ पे एक क्रोमोसोम यहां चला गया, एक क्रोमोसोम यहां चला गया।
इसके पास था कैपिटल टी और इसके पास है स्मॉल टी। इसीलिए हम लोग कहते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी से ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन दो डिफरेंट टाइप का गैमेट बनता है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। और इसको हम लोग इस तरीके से कुछ वहां पे लिख देते थे, ये आपका था पेरेंट, और इससे जब हम गैमेट बनाते थे तो कहते थे एक इस तरीके का गैमेट बन सकता है और एक इस तरीके का गैमेट बन सकता है। तो ओरिजिनली ये होता है कि एनाफेज वन में जो है दोनों के दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे चले जाते हैं, और फिर जब दोनों डिफरेंट गैमीट बनता है, दो अलग अलग गैमीट बनता है, तो उसको सिर्फ एक ही अलील मिलता है। और इसीलिए हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को क्या बोलते थे, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। और यही हम लोगों ने वहां पे अभी लाइन में भी पढ़ा था कि जो एक कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए हमारे पास जीन में दो अलील होते हैं, दोनों अलील एनाफेज, वहां तो एनाफेज 1 नहीं लिखा था, तो बोला था कि दोनों अलील में से कोई एक ही अलील एक गैमीट में जाता है और ये अलग गैमीट में चला जाता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, क्योंकि एक गैमीट के पास एक कैरेक्टर का सिर्फ एक ही अलील है। आई होप अब आपको ये चीजें विजुअलाइज भी होने लगेंगी, ठीक है। अब एबनॉर्मल केस की बात करते हैं। एबनॉर्मल केस में क्या होता है, एबनॉर्मल केस में सेम यही कंडीशन रहेगा, बट इस बार जो क्रोमोसोम था वो दो पोल पे ना जाके कोई एक ही पोल की तरफ मूव करते हैं, एक ही पोल की तरफ इनको खींचा जा रहा है। अगर ऐसा होगा तो आप खुद समझो कि एक गैमीट के पास तो दोनों के दोनों क्रोमोसोम चले जाएंगे और एक गैमीट के पास कुछ नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आपका कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों चला गया और यहाँ पे कुछ नहीं। तो ये बहुत ही रेयर फेनोमेना है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। एबनॉर्मल कंडीशन या रेयर कंडीशन में नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम जो एक एक्सेप्शन हो सकता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए मतलब कि ऐसा कौन सा लॉ है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं और उसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंशन हो, तो आप उसको इजीली टिक मार करके आ सकते हो। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही रेयर फेनोमेना है, ठीक। अब अगला जो टॉपिक हम लोग कवर करने चल रहा है वो है फोर्क लाइन मेथड, जो कि हम गैमेट फॉर्मेशन करने के लिए, देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा यूजफुल टेक्निक है। नॉर्मली क्या होता है, जब हमें गैमेट फॉर्मेशन किसी क्रॉस में देखना होता है तो हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस और या मैक्सिमम डाईहाइब्रिड क्रॉस तक इजीली कर सकते हैं, बट ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस, पेंटा हाइब्रिड क्रॉस या और भी ज्यादा का कोई हाइब्रिड क्रॉस हो, उस केस में हम जो है गैमेट का फॉर्मेशन नहीं बता सकते कि कितने टाइप का गैमेट आपका फॉर्म होगा। देखिए नॉर्मली गैमेट फॉर्मेशन का फॉर्मूला होता है 2 द पावर n, जहां पे n है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, ठीक है। इस तरीके से आप ये तो जान सकते हो कि कितने टाइप का आपका गैमेट बनेगा, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि कौन कौन सा गैमेट बनेगा इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग अभी तक क्या करते थे, जब आपको मैंने बोला कि पेरेंट है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो आपने बोला कोई दिक्कत नहीं है, इसमें गैमेट बनेगा एक स्मॉल टी वाला और एक कैपिटल टी वाला, दो डिफरेंट टाइप का गैमेट आपका बन जाएगा, क्योंकि आपको इजीली यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते थे। फिर मैंने आपको दे दिया इस तरीके से कुछ डाईहाइब्रिड पेरेंट, तो आप बोलोगे कि इसको भी मैं कर लूंगा, एक गैमेट में कैपिटल आर कैपिटल वाई चला जाएगा कुछ इस तरीके से, एक में कैपिटल आर स्मॉल वाई कुछ इस तरीके से गैमेट बन जाएगा, एक में स्मॉल आर कैपिटल वाई कुछ इस तरीके से गैमेट होगा, और स्मॉल आर स्मॉल वाई इस तरीके से गैमेट होगा। बट क्या हो, अब मैं आपको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस दे दूं, टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस दे दूं, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पे आया फोर्क लाइन मेथड। फोर्क लाइन मेथड कहता है कि जब भी आप हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल को देखो, हेट्रोजाइगस चीजें देखो, तो वहां पे फोर्क का यूज करो, और जब आपको होमोजाइगस कंडीशन दिखे, जीनोटाइप दिखे, तो आप लाइन का यूज करो। तो अब हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, इसी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपका है कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो देखिए ये एक हेट्रोजाइगस है दोनों के दोनों। इस केस में हम क्या करेंगे, पहला जो भी होगा उसको करने के लिए हम लोग हमेशा पहले को हेट्रोजाइगस को अलील को अलग अलग लिख देंगे। कैपिटल आर को अलग लिख दिया, स्मॉल आर को अलग लिख दिया, दोनों अलील अलग अलग लिख दिए। अब क्योंकि अगला जो है वो कैसा है आपका हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस होने की वजह से हम क्या यूज करेंगे, फोर्क यूज करेंगे।
और यहाँ पे भी फोर्क यूज करेंगे। अब क्या है आपका अलील? कैपिटल वाई। दूसरा क्या है? स्मॉल वाई। सेम यहाँ पे भी लिखेंगे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब देखते हैं कि किस किस टाइप का गैमेट बन सकता है। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। आप देखिए कितना इजीली हम अब इस यहाँ पे गैमेट बना सकते हैं। इस 4 डिफरेंट टाइप का गैमेट यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। चलिए फॉर्मूला का भी यूज करते हैं, टू द पावर n। n क्या है यहाँ पे? हेट्रोजाइगस, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। इसमें कितने नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस है? 2 है। तो टू द पावर n मतलब यहाँ पे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। और देखिए 4 टाइप का ही गैमेट आपका बना है। ठीक, अगला क्वेश्चन में आपको ये अगला हम लोग सॉल्व करते हैं। इस बार है ए और कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी। तो अगर आप यहां पे देखो तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ट्राई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों होमोजाइगस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2n ही लगेगा। 2n में 2 की पावर जो 2 है, n है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, यहाँ पे 2 ही हैं, तो यहाँ पे 4 टाइप का ही गैमेट बनना चाहिए। अब चलिए हम फोर्क लाइन मेथड यूज करके देखते हैं कि क्या 4 टाइप का ही गैमेट बनता है। देखिए मैंने आपको बता रखा था कि आप पहले वाले को तो अलग अलग लिख दोगे, पहले वाले कंपोजिशन को, जीनोटाइप को आप अलग अलग लिख दो। चलिए ये मैंने लिख दिया कैपिटल ए और ये मैंने लिख दिया स्मॉल ए। ठीक, अब क्योंकि अगला कैसा है? हेट्रोजाइगस है, तो हम क्या यूज करेंगे? फोर्क। देखिए दोनों जगह पे मैंने फोर्क बना दिया। जीनोटाइप क्या है? कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। तीसरा अगर आप जीनोटाइप देखो तो क्या है? होमोजाइगस। और होमोजाइगस के लिए मैंने बोला था फोर्क ना यूज करके लाइन यूज करना है। तो आप यहाँ पे सिर्फ लाइन बना के सी लिख दोगे, लाइन बना के सी लिख दोगे, लाइन बना के सी लिख देना, लाइन बना के सी। अब यहाँ पे देखो 4 टाइप का ही गैमेट बनेगा। और वो 4 टाइप का गैमेट क्या है? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। दूसरा कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। तीसरा स्मॉल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी। तीसरा स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। देखो आप 4 टाइप का ही गैमेट यहां पे भी बना है। तो इस तरीके से आप जो है फोर्क लाइन मेथड का यूज करके ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस, पेंटा हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, किसी में भी टाइप्स ऑफ गैमेट का, अगर टाइप्स ऑफ गैमेट से पूछा जाए तो फॉर्मूला यूज कर दो। लेकिन अगर आपको पता करना है कि कितने टाइप के गैमेट है और वो क्या क्या है, तो आप वहां पे यूज करोगे फोर्क लाइन मेथड। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा फोर्क लाइन मेथड भी। अब अगले लेक्चर में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसके अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। और डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो भी रिजल्ट आता है। फिर हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा जीन इंटरैक्शन, जिसमें एलेलिक इंटरैक्शन और नॉन एलेलिक इंटरैक्शन, यानी आप कह सकते हो कंप्लीट डोमिनेंस, सॉरी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, फिर एपिस्टैसिस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, लिंकेज क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज करना, फोर्क लाइन मेथड रिवाइज करो। और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूं, आप उसको सॉल्व करना, देखना कि आपको फोर्क लाइन मेथड अच्छे से समझ में आया है कि नहीं। ठीक है, कमेंट में आप चाहना तो उन क्वेश्चंस का आंसर भी मेंशन कर देना। हालांकि फोर्क लाइन मेथड का आंसर आप वहां पे मेंशन नहीं कर पाओगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।